बच्चों, आपके इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़े थे और उसके बाद टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़े थे। लिगेंड के बाद हम पढ़े थे उसका आईयूपीएसी नेम कैसे मतलब किया जाता है, सारे सिस्टम आपको बता दिया गया था। अब आज इस लेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका पढ़ना है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में तो सबसे पहले वर्नर्स ने अपना ये प्रयोग किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। तो इन्होंने क्या दिया कि किस प्रकार से सेंट्रल एटम और लिगेंड एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच क्या संबंध होता है और किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है, इसके बारे में विधिवत जानकारी देता है कौन सा, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अनुसार जो आपका सेंट्रल एटम होता है, एक होता है आपका सेंट्रल एटम और दूसरा क्या होता है लिगेंड। और इसको पहले बता चुका है कि ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम और लिगेंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ये तो आपका पहले ही बता दिया गया था कि कैसे कैसे क्या होता है। अब इसमें से क्या करना है कि जो इनके बीच में कौन सा बंध, कैसे किस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, इसी के बारे में ये वर्नर्स ने अपना सिद्धांत दिया है। तो वर्नर्स के अनुसार क्या होता है कि जो केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। दो प्रकार की संयोजकता होती, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। दो वैलेंसियाँ पाई जाती हैं केंद्रीय परमाणु की। तो प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं, तो ये तो हमको क्लियर नहीं है। तो यहाँ कंडीशन क्या है, इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामोनोक्लेचर में बताया था। जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया हमने CONH3, यहाँ इसका कर देते हैं 6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। ये मान लीजिए आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं कि केंद्रीय परमाणु अमोनिया से भी जुड़ा है और क्लोरीन से भी जुड़ा है। लेकिन यह अमोनिया और क्लोरीन किस रूप से बंधे हुए हैं, तो यही चीज़ में सबसे पहले वर्नर ने बताया है कि केंद्रीय परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएँ होती हैं। पहला संयोजक क्या था, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सीधे से मतलब होता है आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल। मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयनीकृत होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, अनआयनीकृत होती है, मतलब इसका आयनन नहीं होता है। और पाया कहाँ जाता है, प्राइमरी वैलेंसी जो पाया जाता है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये स्फीयर जो आपका बना हुआ है, इस स्फीयर के बाहर होता है कौन, प्राइमरी वैलेंसी। और क्या होता है, आयनीकृत होता है इसका। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है और पाया कहाँ जाता है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्फीयर के अंदर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी स्फीयर के अंदर होता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी का होता है स्फीयर के बाहर होता है। अब उसके बाद जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, यहाँ तो हो गया आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल होने के कारण यह क्या करता है, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्धारण करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जबकि आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, एक केंद्रीय परमाणु के कोऑर्डिनेशन नंबर का निर्धारण करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का निर्धारण करता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन और क्या कह दिया गया, आयोनाइजेबल होता है। इस आयोनाइजेबल होने के कारण ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल
इसका मतलब क्या होता है, ये दिशाहीन होता है, मतलब किसी भी दिशा में आपके प्राइमरी बैलेंसी एक्सिस्ट हो सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर का डिटर्मिनेशन करता है, इसलिए क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटेड होता है सेंटर एटम के थ्रू, इसलिए इस क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक होता है, और डायरेक्शनल होने के कारण जो सेकेंडरी बैलेंसी आपकी होती है ये क्या डिटरमाइन करता है, शेप ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स के शेप का या आकार का निर्धारण करता है डायरेक्शनल होने का कारण। कौन डायरेक्शनल है, केंद्रीय परमाणु की सेकेंडरी बैलेंसी। और प्राइमरी बैलेंसी क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, तो केवल आक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करता है, जबकि सेकेंडरी बैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर का निर्धारण करता है और हो जाता है डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल होने के कारण क्या होता है, ये दिए गए कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री या शेप का निर्धारण कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, इसी में कि आप देख रहे हो यहाँ पर NH3 लगा हुआ है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जो सेकेंडरी बैलेंसी है, और कभी कभी किसी भी एग्जाम्पल हम क्या देखें, जैसे हमने लगा दिया CONH3, इसी से बना देते हैं और यहाँ पर 5 कर देते हैं, Cl एक अंदर कर देते हैं Cl2। अब देखिए यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो गया और एक एनायनिक मॉलिक्यूल हो गया, कैटायनिक भी अंदर हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, एनायन के साथ और कैटायन के साथ, तीनों के साथ ये बंध बना सकता है या ये कोऑर्डिनेट हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो केवल एनायनिक लिगेंड से ही सेटिस्फाई होता है या संतुष्ट होता है। अब हम इसमें ये जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स के या इसके फार्मूले से हम 4 प्रकार के यहाँ पर इसके जस्टिफिकेशन के लिए हम दे सकते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए कि हम जानते हैं कि वर्नर्स ने क्या दिया है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने अध्ययन किया, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्फीयर के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक आपका सेंट्रल एटम होता है, दूसरा क्या होता है, लिगेंड। तो सेंट्रल एटम और लिगेंड एक दूसरे से तो हम पहले ही पढ़े कि कोऑर्डिनेटेड होता है। डिफिनेशन में जो इसके लिगेंड का डिफिनेशन या स्फीयर का डिफिनेशन बताया गया था, इसमें तो क्लियर करता कि कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है, इस प्रकृति का बृहद अध्ययन वर्नर ने किया था और उसी वर्नर ने इन्होंने दिया कि जो सेंट्रल एटम होते हैं इसके 2 प्रकार की बैलेंसियाँ होती हैं। कौन होती है, एक प्राइमरी बैलेंसी होती है, दूसरी सेकेंडरी बैलेंसी होती है। तो जो केंद्रीय परमाणु की प्राइमरी बैलेंसी होती है वो पाया कहाँ जाता है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जबकि सेकेंडरी बैलेंसी कहाँ पाई जाती है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब सेकेंडरी बैलेंसी स्फीयर के अंदर और प्राइमरी बैलेंसी स्फीयर के बाहर। अब एक प्राइमरी बैलेंसी क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, मतलब इसका आयनन हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी बैलेंसी का आयनन नहीं होता। इस क्यों नहीं होता, क्योंकि वह स्फीयर के अंदर है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स। फिर उसके बाद जो आपकी प्राइमरी बैलेंसी होती क्या होती है, एक केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करता है, जबकि सेकेंडरी बैलेंसी क्या करता है, केंद्रीय परमाणु के उपसहसंयोजी संख्या का निर्धारण करता है। और प्राइमरी बैलेंसी कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, मतलब दिशाहीन होता है, किसी भी दिशा में पाया जा सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी बैलेंसी हो वो दिशात्मक होता है, और इसी दिशात्मक होने के कारण क्या करता है, दिए गए ज्योमेट्री के या दिए गए कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री या उसके आकार का निर्धारण करता है। वो आकार का निर्धारण कैसे होता है, यहाँ पर देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो आपका बनता है लीनियर शेप। कैसा होता है, लीनियर शेप। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे 11th में हिब्रिडाइजेशन। तो हिब्रिडाइजेशन में जहाँ हमने कोऑर्डिनेशन नंबर लिया वहाँ पर लेते थे बॉन्ड पेयर, बंध युग्मों की संख्या। जब बंध युग्म में 2 होता है तो शेप कैसा होता है, लीनियर। जब बंध युग्म में 3 होता है शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका हो जाता है 3 तो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल, प्लेनार। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 होता है तो आपका हो जाता है टेट्राहेड्रल, R
स्क्वायर प्लेनार। दो प्रकार की ज्योमेट्री बनती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जब 5 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तब क्या होता है शेप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये सब हिब्रिडाइजेशन में पढ़े हो। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप आपका बनता है ऑक्टाहेड्रल, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है तब आपका बनता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जैसा कि हम संकर्ण में पढ़ चुके हैं सिंपल हिब्रिडाइजेशन में। इस प्रकार आपका शेप का निर्माण होता है। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये फिक्स ज्योमेट्री का निर्धारण करता है। इसको आप सब नोट कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शेप कैसा होता है लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो ट्राइगोनल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल और 7 होगा तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जैसा कि उसके पहले हम पढ़ चुके थे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ वास्तव में ये प्राइमरी बैलेंसी या सेकेंडरी बैलेंसी शो करता है कि नहीं शो करता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हम देते हैं किसी भी कंपाउंड के। तो मान लेते हैं पहला कंपाउंड किसी फार्मूले से बना हुआ है और ये वर्नर के द्वारा ये जस्टिफाइड किया गया है कि आपका CO × 6NH3 Cl3 इस प्रकार का कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड की क्या करते हैं, एक क्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। क्रिया कराने के बाद सिल्वर नाइट्रेट से क्या करता है, इसके 3 Cl- आयन क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है। किस रूप में, AgCl के रूप में। तो यह सिद्ध करता है कि इसके जो तीनों क्लोराइड आयन हैं कहाँ पाए जाते हैं, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी बैलेंसी। अब इसमें क्या हम देखेंगे, जैसे मान लो अब फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, जब इसका हम AgNO3 से कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फार्मूलेटेड एज, ये फार्मूला आपका बन जाएगा CONH3 का 6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। यही चीज़ वर्नर ने कहा कि अगर इस प्रकार का कंपाउंड है तो इस कंपाउंड की क्रिया किससे कराते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3। तो ये देता क्या है कि इसी AgCl का बन जाता है प्रेसिपिटेट। इसके 3 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CONH3 का 6 स्क्वायर ब्रैकेट NO3 का थ्राइस प्लस 3AgCl। यही इंडिकेट करता है, क्योंकि ये PPT बन गया प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके बाहर वाला क्लोराइड आयन था वो इससे क्रिया कर लिया, लेकिन जो अंदर है स्फीयर के वो जो है AgNO3 से क्रिया नहीं करता। यही जस्टिफाइड करता है कि आपका ये प्राइमरी बैलेंसी और आपका ये सेकेंडरी बैलेंसी। तो ये कहा गया है कि प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल। अब इसका अगर हम आयनन कर रहे हैं, आयोनाइजेबल पे क्या दे देगा, यही तो आपका बनेगा CONH3 का 6 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 3 ++ 3Cl- आयन। अभी भी आपको बताया गया था अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कि जो प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, आयनीकृत होती है। देखिए आयन के रूप में हो गया, जब आयनीकृत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 डायरेक्शनल। तो यहाँ पर क्या बनाता है कि AgNO3 के साथ 3 AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट होता है, जो इंडिकेट करता है कि इसके तीनों क्लोराइड आयन कहाँ पाए जाते हैं, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, CO करिएगा और ये आपका ज्योमेट्री ऐसे बना लीजिएगा। एक इधर हो गया, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक प्लेन के ऊपर हो गया और एक प्लेन के नीचे हो गया। यहाँ भी क्या हमने जोड़ दिया, NH3, यहाँ भी क्या जोड़ दिया, NH3, या सीधे इसको डॉट NH3 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 NH3। अब इसमें ये तो सेकेंडरी बैलेंसी, इसको थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और प्राइमरी बैलेंसी कहीं पर भी जोड़ दीजिए प्राइमरी बैलेंसी को, Cl, यहाँ भी आप जोड़ सकते हो Cl, और यहाँ भी क्या कर सकते हैं, Cl। तो प्राइमरी बैलेंसी को डॉटेड लाइन और सेकेंडरी बैलेंसी को थिक लाइन। तो ये आपका हो गया किस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3 एक कॉम्प्लेक्स है, इसी का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में कितने आयन बन रहे हैं? कुल मिला के 4 आयन बन रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए 3 Cl तो ही हो गया इसका आयनन पर, और एक सेंट्रल एटम का आयन। कुल मिला कितने आयन हो गए? 4 आयन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आयन्स इक्वल टू हो जाएगा 4। और कितने Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? 3 हो रहा है। तो Cl माइनस आयन्स प्रेसिपिटेटेड एज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ आयन 4 हैं, और Cl माइनस आयन कितने प्रेशर होते हैं? 3 होते हैं। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब इसी के रूप में इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा नंबर इसी का फार्मूला बना सकते हैं, CO × 5NH3 Cl3। एक कंपाउंड हम A लेते हैं, तो इस कंपाउंड को भी क्या करते हैं? फिर सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करने के बाद इसके पहले वाले में देखिए 3 Cl बाहर थे। अब क्या होगा? इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। स्ट्रक्चर में 5NH3 दिया गया है। अब इस प्रकार इसको घुमा दीजिए, करना कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा 5 और एक कर दिया Cl यहाँ पर, और 2 Cl2 कर दिया हमने बाहर। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 5 और 1 6, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब इसको AgNO3 से क्रिया कराते हैं तो केवल इसके 2 क्लोराइड आयन जो है क्या होता है? आयनीकृत होता है, जबकि एक क्लोराइड आयन आयनीकृत नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 2 क्लोराइड आयन क्या पाए जाते हैं? ये स्फीयर के बाहर होते हैं, जबकि एक क्लोराइड आयन क्या हो जाता है? स्फीयर के अंदर हो गया। तो क्लोराइड आयन जब स्फीयर के अंदर हो गया, तभी आपको बताया गया था कि नेगेटिव आयन्स ऐसे होते हैं जो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और उसके साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? वो आयनीकृत होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनीकृत नहीं होता है। इसलिए ये जो आपका Cl आयन है कहाँ हो गया? इनसाइड हो गया स्फीयर, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी बनाएगा। तो सेम कंडीशन हम कह सकते हैं कि जब इस कंपाउंड की क्रिया AgNO3 से कराते हैं तो इसके केवल 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होता है। फलस्वरूप इसका जो आपका बन जाएगा कि 1 Cl हो जाएगा अंदर, इसलिए इसके जो आयन्स होंगे वो क्या देते हैं? इस प्रकार प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर कर दीजिए 5 हो जाएगा रिएक्शन कराने के बाद, और यहाँ पर एक Cl को अंदर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ Cl अंदर लिया गया तो Cl को अंदर करिए, और यहाँ हो जाएगा NO3 का ट्वाइस, और यहाँ पर हो जाएगा 2AgCl। अब जो प्रेसिपिटेशन देखिए, अब यहाँ पर एक क्या हो गया? सेकेंडरी वैलेंसी बना दिया, 5 अमोनिया ही है, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार मॉडिफाइड हो जाएगा। इसको इस प्रकार कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भाई मिटाने की व्यवस्था है, आप लोग मिटा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से क्या करेंगे? ऐसे मिला दीजिए, यहाँ लिख दीजिए Cl और डॉट 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 Cl। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है कि ये जो Cl माइनस आयन है ये क्या 2 प्रकार की बैलेंसी शो कर रहा है, एक सेकेंडरी भी है और एक प्राइमरी। तो कह सकते हैं कि एक Cl का डल बिहेवियर हो जाता है, वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों प्रकार की संयोजकताओं को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 और एक Cl आप अंदर कर दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ लगा दीजिएगा Cl2। अब कितने आयन्स बने? 2 आयन केवल प्रेसिपिटेट हुआ और एक आपका ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। तो कुल मिला कितने आयन हो गए? 3। तो यहाँ कुल आयनों की संख्या हो गई 3 और प्रेसिपिटेट आयन कितने हो गए? 2। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है आपका हो गया कि देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन मिल गया आपको। यही आप वर्नर्स ने यही समझाया है कि जो है एक केंद्रीय परमाणु दोनों प्रकार की बैलेंसियों को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी भी देता है और सेकेंडरी भी देता है। प्राइमरी क्या होता है? नॉन आयोनाइज, प्राइमरी होता है आयोनाइजेबल, जबकि सेकेंडरी आयोनाइजेबल नहीं होता है। इस कंपाउंड से आपका जस्टिफाइड हो गया है कि इसके केवल 2 ही Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 3 Cl माइनस प्रेसिपिटेट हुए थे। यदि अब किसी को हम और मॉडिफाइड कर देते हैं, इस प्रकार का कंपाउंड कर देते हैं 4NH3 और Cl3 ही है, जब इस कंपाउंड की क्रिया हम किससे कराते हैं? इसी से AgNO3 से। अब क्या देगा ये
देखिए मॉडिफिकेशन हो जाएगा तीसरे केस में। ये पहला केस हो गया था, ये सेकंड केस हो गया, ये आपका थर्ड केस आ गया। जब थर्ड केस हम लाते हैं तो इस CO यहाँ पर NH3 जो फार्मूला इसका बन जाएगा NH3 4Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट 1Cl बाहर हो जाएगा। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे? AgNO3। सब में कराना है क्रिया AgNO3 से ही, और अमोनिया गैस क्या होगा, एक एक इन्वायरमेंट में विलीन हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए देगा क्या, जब इसकी क्रिया करा देंगे, अब यहाँ पर बन जाएगा CO NH3 का 4Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट NO3। इसका कहने का अर्थ क्या हो गया, अब यहाँ पर निकला केवल AgCl, एक ही प्रेसिपिटेट बना। इसके पहले वाले में 2 प्रेसिपिटेट, इसके पहले वाले में 3 प्रेसिपिटेट बना था। तो हमको डिफरेंट आपके कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मिल रहे हैं, और संख्या का और अमोनिया की, यहाँ पहले वाले में 6 अमोनिया था, दूसरे वाले में 5 अमोनिया और तीसरे वाले में 4 अमोनिया हो गया। तब यहाँ पर 4 अमोनिया क्या हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ है, और 2 Cl कोऑर्डिनेट हो गए हैं। तो क्या, और इसका क्या हो रहा है, देखिए आयनन नहीं हो रहा है। तो वर्नर ने यही बताया है कि जो स्फीयर के अंदर पाया जाएगा उसका आयनन नहीं होता है। तो ये आयनन इसका नहीं हुआ, केवल जो बाहर पाया गया उसी का आयनन हुआ। इसलिए ये जस्टिफिकेशन करता है प्राइमरी बैलेंसी और उसके साथ साथ सेकेंडरी बैलेंसी का। तो यहाँ पर भी एक क्या करेंगे, इसका जब शेप हम ड्रा करेंगे तो यहाँ एक अमोनिया और बाहर कर दीजिए, और एक डॉटेड लाइन से और जोड़ दीजिए Cl को, और एक Cl यहाँ से गायब कर दीजिए। देखिए कांस्टेंट है, 4 अमोनिया 3 Cl, 4 अमोनिया हो गया, 2 1 3 Cl। और इसमें क्या हुआ, ये प्राइमरी बैलेंसी शो कर रहा है, बाकी जो ये दोनों Cl हैं प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी बैलेंसी भी शो कर रहा है। तो इसमें डल बिहेवियर इसका भी हो गया कि 2 क्लोरीन की ऐसी प्रकृति होती है जो प्राइमरी भी देता और सेकेंडरी भी देता है। अब चौथा लास्ट वाले पे आते हैं। इसका एक कॉम्प्लेक्स और एग्जाम्पल ले लेते हैं चौथे पोजीशन पर, CO3NH3 और Cl3 टाइप के कंपाउंड हम लेते हैं। अब इस कंपाउंड में क्या करता है, इसके कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनता। इसको संशोधन कर लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ Cl2 करिएगा, यहाँ Cl कर दीजिएगा, यहाँ 4 कर दीजिएगा, यहाँ 2 बनेंगे और यहाँ 1 बनेगा। पूरा एक कन्फर्म कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर यही आपका होगा इस कंपाउंड का, मतलब CONH3 का 4Cl2 स्क्वायर बटे Cl। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 होंगे, और Cl माइनस आयंस पे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब इसमें क्या देखना है, चौथे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो चौथे वाले एग्जाम्पल में क्या करना है, यहाँ पर संख्या ही हम, अब यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3। जब इसकी क्रिया कराते हैं AgNO3 से क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई अपक्रिया नहीं होती। तो ये क्या इंडिकेट करता है, कोई अपक्रिया नहीं है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगा कि जो ये आपके तीनों Cl हैं कहाँ हो गए, सब सारे के सारे स्फीयर के अंदर हो गए। और वर्नर ने क्या बताया है कि जो स्फीयर के अंदर होते हैं उनका आयनीकरण नहीं होता है, इसीलिए क्या देता हमेशा सेकेंडरी बैलेंसी बना लिया, इसलिए इसका आयनीकरण नहीं होगा। और सेकेंडरी बैलेंसी बनाने के कारण ये इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसको भी कर देते हैं। अब देखिए जो एक Cl है, इसको भी एक यहाँ से गायब करके, एक अमोनिया गायब करके यहाँ से इसको जोड़ दीजिए ऐसे डॉटेड लाइन से। अब देखिए ये प्राइमरी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, सब नील हो जाएगा। ए भी नील है, ए भी नील है, क्योंकि कोई आयन नहीं बन रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जब आयन ही नहीं बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस ए भी नील, और Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट ए भी नील, दोनों नील हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम, इसका जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर हमको क्या मिल रहा है कि जो आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कहने का मतलब ये विद्युत का उदासीन हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, विद्युत का उदासीन, क्योंकि यहाँ पर कोई आयंस बनते नहीं हैं। तो ये आपका हो गया वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। हाँ, इस प्रकार अब जो भी एग्जाम्पल आपको बताया गया उसके आधार पर हम वर्नर थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट नंबर आप लिखिएगा, द सेंट्रल
atom in the coordination compound represent two types of valencies. Two types of valency, that is primary and secondary valency. जो केंद्रीय परमाणु होता है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, केंद्रीय परमाणु दो प्रकार की संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। फिर सेकेंड नंबर, द प्राइमरी वैलेंसी इज फाउंड आउटसाइड द coordination sphere and secondary valency exist inside the coordination स्फेयर। प्राइमरी वैलेंसी कहाँ पाया जाता है, स्फेयर के बाहर, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ पाया जाता है, स्फेयर के अंदर। तीसरा नंबर, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इज आयोनाइजेबल व्हाइल secondary valency is non-ionizable। चौथा नंबर लिखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन state of central atom, while secondary valency determine the coordination number of सेंट्रल एटम। प्राइमरी वैलेंसी केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल एटम के उपसहसंयोजी संख्या का निर्धारण करता है। पांचवा नंबर, ड्यू टू द नेचर ऑफ एक मिनट, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन नेचर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इट इज डायरेक्शनल हो जाता है, दिशात्मक हो जाता है। इट इज डायरेक्शनल व्हाइल प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, दिशात्मक नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। छठा नंबर, ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ
सेकेंडरी वैलेंसी एसबी जिसे कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी एसबी, इट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। सातवां नंबर लिखिएगा, द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दैट इज द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी वैलेंसीज। द प्राइमरी वैलेंसी इज फाउंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्क्वायर व्हाइल द सेकेंडरी वैलेंसी exist inside the coordination sphere. Primary valency of a central atom is non-ionizable while the secondary valency is non-ionizable. Primary valency determine the oxidation state of central atom while the secondary valency determine the coordination number of central atom. Due to the coordination nature of the secondary valency, it is directional while primary valency is non-directional. Due to directional nature of secondary valency, it determine the geometry of the given complex. If अब ये कंडीशन लगा दी, इसके पहले हमने नोट कराया था, समझाया था, if Cn इक्वल टू 2 तो क्या होता है, लीनियर शेप। Cn इक्वल टू 3 ये होता है ट्राईगोनल, और Cn इक्वल टू 4 ये होता है टेट्राहेड्रल आर स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद लगा दीजिए ETC। इतना इसको नोट डाउन करिए, इसमें इसके 2-3 नियम और है। नेक्स्ट है रूल, द प्राइमरी वैलेंसी satisfy by the negative ion while secondary valency is satisfied by the molecules or ions। molecules or ions, ions का अर्थ यहाँ पर है कैटायन से भी और एनायन से, मतलब कैटायन से भी और एनायन दोनों से सेटिस्फाई होता है सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होता है केवल नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होता है। और लास्ट नंबर आप कर लीजिएगा, जो भी 8वां नंबर होगा, प्राइमरी वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी इज री डॉटेड लाइन, डॉट 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 ऐसे करके डॉटेड लाइन, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी is represented by thick line, ये डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी को और सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करते हैं थिक लाइन से। तो जितना भी आपको ये समझाया गया और जो थ्योरी लिखाई गई है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम अध्ययन करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, इफेक्टिव एटॉमिक। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। उस केंद्रीय परमाणु का क्या निकालना है, इफेक्टिव एटम मतलब प्रभावी परमाणुवीय संख्या। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम करते हैं रिप्रेजेंट EAN, इसी का पहला नाम EAN, तो इसे EAN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, जो अभी आपको बताया गया था ये स्फेयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम होते हैं और प्लस क्या होता है, लिगेंड। ये चीज़ शुरू से बताया जा रहा है कि स्फेयर के अंदर केवल दो ही चीज़ें होती हैं, एक केंद्रीय परमाणु होता है और दूसरा क्या होता है, लिगेंड। तो इसको हम बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जो ये सेंट्रल एटम होता है, इस लिगेंड इन्वायरमेंट के आने कारण इसके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन कारण क्या होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रिड्यूस एटम द सम ऑफ द reduce atomic number and of central atom and the total number of electron gained from the ligand called as effective atomic number। इसका रिप्रेजेंट बताया गया था EAN। तो EAN इक्वल टू आपका हो जाएगा रिड्यूस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। ये डिफाइन भी किया गया, द सम ऑफ द रिड्यूस, सम माने योग, दो किसका योग करना है, रिड्यूस एटॉमिक नंबर किसका, सेंट्रल एटम का, और लिगेंड से कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं तो आपको प्राप्त होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये रिड्यूस एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ये रिड्यूस एटॉमिक नंबर होता है। अब ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगेंड ये किसके बराबर होता है, इसमें लगाया गया प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ये बराबर होता है 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर 2 क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2 से हम मल्टीप्लाई, और क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये बराबर है टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम द लिगेंड, इसके बराबर हो जाता है। अब हम एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या देते हैं, Z, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या लिखते हैं, -x। अब यहाँ पर हो जाएगा +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब किसी भी कंपाउंड का हम EAN निकाल सकते हैं, तो इस EAN में एक फैक्ट और है, एक सिडविक वैज्ञानिक ने ये पास्टुलेट किसने दिया था, सिडविक ने, इस सिडविक द्वारा दिया गया पास्टुलेट है, सिडविक साइंटिस्ट ने दिया है। सिडविक ने ये दिया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यदि आपका बराबर होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, तो यह सिडविक रूल का पालन करता है। यदि आपका इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं आता है तो ये सिडविक रूल का पालन नहीं करता है। तो सिडविक रूल किसके लिए वैलिड है, फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, बता देते हैं निकालना कैसे निकाला जाता है। ये फार्मूला मेन है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z - x + 2 × Cn, कैलकुलेशन के लिए अप्लाई है, बाकी आपका डिफिनेशन है द सम ऑफ द रिड्यूस एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम द लिगेंड कॉल्ड एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं कैसे निकाला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी केंद्रीय परमाणु का दिए गए कॉम्प्लेक्स में। जैसे आपका ये दिया गया है कॉम्प्लेक्स FeCN
6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमको क्या निकालना है, EAN ऑफ Fe। तो EAN सेंट्रल एटम का निकालना होता। अभी भी क्या बताया गया था फार्मूला, EAN बराबर होता है Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर Z क्या है, केंद्रीय परमाणु का एटॉमिक नंबर, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Fe का, ये आएगा आपका 3। कैलकुलेशन करके यहाँ देख लेते हैं। Fe को मान लेते हैं x, जिसका निकालना है क्या मानते हैं x। तो x और प्लस क्या हो जाएगा, Cn की कितनी होती है -1, तो -1 कितनी संख्या 6। अब बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी स्पीशीज पे उपस्थित आवेशों की संख्या उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। यहाँ कर देंगे -3, तो यहाँ क्या हो गया x माइनस 6 बराबर -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा +6 - 3 बराबर आ जाएगा +3। तो अब यही संख्या हम यहाँ रख देंगे, x का मान -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा -3 और +2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। आपको बताया गया था किसी भी केंद्रीय परमाणु में सेंट्रल एटम से अटैच्ड जितने आपके लिगेंड होते हैं वही क्या होती है, कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ आ गया 23 और प्लस हो गया 12 और बराबर हो गया 35। तो 35 क्या है, नियरेस्ट है, केवल किसके नियरेस्ट है, ये आपका क्रिप्टॉन के नियरेस्ट है, और क्रिप्टॉन का होता है 36, तो इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिडविक रूल का फॉलो नहीं करेगा। नॉट फॉलो द सिडविक रूल, नॉट फॉलो द सिडविक रूल, ये सिडविक रूल का फॉलो नहीं करेगा। अब इसी के सापेक्ष अगर इसी कॉम्प्लेक्स को इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ 4 माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन है वही, EAN बराबर क्या हो जाएगा, Z माइनस एक्स प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, Z आपका सेम 26। अब x के मान यहाँ चेंज हो गया, यहाँ 3 आया था, यहाँ निकालेंगे 2 आएगा, तो 2 हो जाएगा और 2 इंटू हो जाएगा 6, तो यहाँ हो गया 24 और धन हो गया 12 बराबर आ गया 36। और ये 36 किसके बराबर होता है, जस्ट लाइक एज ए क्रिप्टॉन 36। तो ये नोबल गैस इसके देखिए बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, फॉलो द सिडविक रूल। तो ये सिडविक रूल का फॉलो करता है। इस प्रकार जितने भी आपके लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स आयन दिया होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स आयन का इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लेक्चर पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके पहले कोऑर्डिनेशन थ्योरी था, अब इसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे।